गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं सब लोग? सब ठीक ही होंगे। चलिए, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। पहला है आपका टू इस्टेब्लिश फेयर वेजेज एंड बेनिफिट्स। फेयर वेजेज और बेनिफिट्स को इस्टेब्लिश करना किसके लिए? एम्प्लॉयज के लिए। एंश्योरिंग एम्प्लॉयज रिसीव फेयर कंपेंसेशन फॉर देयर वर्क। दिस इंक्लूड सैलरी, ओवर टाइम पे। अगर आप एक्स्ट्रा काम करवा रहे हैं, ज्यादा समय तक काम करवा रहे हैं अपने एम्प्लॉयज से, तो उसके एवज में आप उनको कंपेंसेशन भी दीजिए। बोनसेज, इंश्योरेंस एंड अदर बेनिफिट्स, ये सब इंक्लूड होंगे आपके इसमें फेयर वेजेज एंड बेनिफिट्स में। नेक्स्ट है आपका टू इम्प्रूव वर्किंग कंडीशंस। जहां पे आपके एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वहां का एनवायरमेंट जो है वो सेफ हो, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हो वहां पे, और जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनके हेल्थ का ध्यान रखा जाए। दिस इंक्लूड वर्क प्लेस जो भी है आपका कार्यस्थल, वहां पे साफ सफाई हो, सेफ्टी इक्विपमेंट हो। कई बार ऐसा होता है ना कि आग से बचाव के लिए फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए होते हैं कि कहीं पे अगर आग लग जाए तो फिर उसके सील को तोड़ करके वहां आग के फैलाव को बंद किया जा सकता है। तो ये सारे इक्विपमेंट जो है वो होने चाहिए। आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पर भी जो है वो बाल्टी में बालू सब भर के रखते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है कि अगर आग वगैरह लग जाए तो फिर उससे आग के फैलाव को रोका जा सके, बंद किया जा सके। ठीक है, तो सेफ्टी इक्विपमेंट का होना भी जरूरी है जहां पे आपके वर्कर्स काम करते हैं, एम्प्लॉयज काम करते हैं। एंड रिड्यूस्ड एक्सपोजर टू हैजार्डस कंडीशंस, और कुछ ऐसा कारनामा ना हो जाए जिससे जो है आपके एम्प्लॉय के हेल्थ के ऊपर जो है वो बुरा प्रभाव पड़े। ठीक है, कोई हैजार्डस कंडीशंस ना हो जाए। नेक्स्ट, टू प्रमोट इंडस्ट्रियल पीस। कलेक्टिव बार्गेनिंग का एक उद्देश्य ये भी होता है कि औद्योगिक शांति बनी हुई रहे। दोनों के बीच का जो रिलेशन है, कौन दोनों के बीच का? एक तो मैनेजमेंट और एक दूसरा जो आपके एम्प्लॉयज है, दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो स्ट्रांग रहे, पीसफुल रहे। और जब आपके मैनेजमेंट और लेबर के बीच का रिलेशन ठीक रहेगा तो फिर औद्योगिक शांति भी बनी हुई रहेगी। रिड्यूसिंग द चांसेज ऑफ इंडस्ट्रियल एक्शंस लाइक स्ट्राइक और लॉकआउट्स। स्ट्राइक और लॉकआउट्स ना हो, कोई तालाबंदी वगैरह ना हो जाए, हड़ताल ना हो एम्प्लॉयज की तरफ से। कलेक्टिव बार्गेनिंग एम्स टू सेटल डिस्प्यूट्स, फॉस्टरिंग गुड रिलेशन। फॉस्टर का मतलब होता है बढ़ावा देना, इंक्रीज कर देना, यानी कि अच्छे रिलेशन जो है वो दोनों के बीच में, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज के बीच के जो रिलेशन है वो फॉस्टर हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टू प्रोटेक्ट वर्कर्स राइट। जो आपके वर्कर्स हैं उनके अधिकार को प्रोटेक्ट किया जा सके, ये भी एक कलेक्टिव बार्गेनिंग का उद्देश्य है। एंश्योरिंग द राइट्स ऑफ वर्कर्स आर मेंटेन्ड एंड अपहेल्ड सच एज द राइट टू यूनियनाइज, यानी कि एकजुट उनका जो होने का अधिकार है, ट्रेड यूनियन में शामिल होने का अधिकार। वैसे ट्रेड यूनियन में शामिल होना ना सबके लिए ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी है, वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। फेयर वर्किंग आवर्स हो और नॉन डिस्क्रिमिनेशन हो, यानी कि कोई भेदभाव ना हो। तो इनकरेज पॉजिटिव एम्प्लॉय रिलेशन जो है वो पॉजिटिव रहे। बिल्डिंग अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड ट्रस्ट बिटवीन वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर। वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच का रिलेशन बेहतर हो। रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो दोनों के बीच में, यानी कि कोई झगड़ा वगैरह, लड़ाई झगड़ा। एंड क्रिएटिंग अ कोऑपरेटिव एटमॉस्फेयर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और जो आपका एनवायरमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा होना चाहिए? कोऑपरेटिव हो आपके ऑर्गेनाइजेशन में। जो एनवायरमेंट है वो कैसा हो? कोऑपरेशन वाला हो, यानी कि आप जो है वो अपने एम्प्लॉयज के बारे में अच्छा सोचें, यानी कि मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज के बारे में अच्छा सोचे और एम्प्लॉयज अपने मैनेजमेंट के बारे में, अपने एम्प्लॉयर्स को लेकर अच्छा सोचे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टू सेट क्लियर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो रोजगार की शर्तें हैं ना उसके बारे में आपके एम्प्लॉयज को पूरी जानकारी हो। डिफाइनिंग क्लियर पॉलिसीज। क्लियर पॉलिसीज किसको लेकर के? वेजेज को लेकर, वर्किंग आवर्स को लेकर, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है आपके एम्प्लॉयज की उसको लेकर या फिर एम्प्लॉयर्स की। एंड एम्प्लॉय बेनिफिट, तो ये सब के बारे में ना आपके एम्प्लॉय को जानकारी होनी चाहिए। एंश्योरिंग दैट बोथ पार्टीज हैव क्लैरिटी अबाउट देयर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। दोनों ही पार्टी को, बोथ पार्टीज यहाँ पे कौन है? एक तो आपके एम्प्लॉयर्स हो गए और एक एम्प्लॉयज। ठीक है, दोनों पार्टीज को अपने अधिकार को लेकर और जो उनका ऑब्लिगेशन है उसको लेकर के जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड अ डेमोक्रेटिक वॉइस फॉर एम्प्लॉयज। कलेक्टिव बार्गेनिंग में आपने पढ़ा था ना कि ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, यानी कि नेगोशिएशन होता है, इसमें डिक्टेशन नहीं होता है। गिविंग वर्कर्स अ वॉइस इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। वर्कर्स भी अपनी बातें बोल सकें that directly affect their working lives, ensuring that they can influence policies and change that impact them। यानी कि अगर कुछ पॉलिसीज
आप नई लेकर के आ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपके जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, वो बिल्कुल ही अपोज कर दें। आप अपने एम्प्लॉइज को भी जो है वो शामिल करेंगे। आपके एम्प्लॉइज की तरफ से भी कोई अपोज नहीं होना चाहिए, यानी कि इनके साइड से कोई प्रतिरोध नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप अपने एम्प्लॉयज को भी की भी बातों को सुने और इनका जो डिमांड है वो भी फुलफिल हो जाए। नेक्स्ट है आपका टू अचीव जॉब सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिंग वर्कर्स फ्रॉम आर्बिट्ररी ले ऑफ्स और डिसमिसल्स। डिसमिसल्स क्या होता है? परमानेंट अपने एम्प्लॉयज को काम पर से निकाल देना। ठीक है, तो अचानक ऐसा ना हो कि आप सडनली किसी को पकड़े और उठा करके आप उसको काम पर से निकाल दें। ये डिसमिसल्स ना हो, ले ऑफ ना हो, यानी कि ये भी एक तरह से है कि एम्प्लॉयज को काम पर से हटा देना। ensuring that employment changes like promotions और terminations follow fair procedures। अगर किसी को हटाना ही है, किसी को टर्मिनेट करना है या फिर किसी का अगर प्रमोशन करना है तो ये जो है ना, ये फेयर प्रोसीजर्स के माध्यम से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट का कोई एक एम्प्लॉय जो है वो बहुत ज़्यादा पसंदीदा है, उसके अंदर कोई मेरिट है, कोई स्किल है या फिर नहीं है, बस उसको उठा करके उसका प्रमोशन कर दो, तो वो फेयर नहीं होगा। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है अगर प्रमोशंस होता है या फिर टर्मिनेशंस होता है, किसी को आपको हटाना भी है तो वो फेयर प्रोसीजर्स के थ्रू होना चाहिए। ठीक है, ये सब आपने जो देखा आज के लेक्चर में, ये था आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, और प्रोसेस करने के बाद जो आपका ये कलेक्टिव बार्गेनिंग का टॉपिक है ना, ये खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू।